हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में, जहां हम आज की क्लास में अपना मॉक नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे, जो कि एडिक्यूटी पैटर्न पर बेस्ड है। ये आपके अपकमिंग सीजीएल में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। 1 और 2 भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, चाहे तो प्रैक्टिस के लिए उन्हें भी देख के आ सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें सेंटेंस अरेंज करने हैं और एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। दीज एडवांसमेंट्स हाउएवर, बोल रहे हैं दीज एडवांसमेंट्स, मतलब ये जो एडवांसमेंट्स हैं, मतलब कि कुछ एडवांसमेंट्स ऊपर बताए गए हैं, तो ऑब्वियसली ए के साथ शुरुआत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शंस देखेंगे, सी के अंदर ए से शुरुआत है तो ये पहले से ही क्रॉस हो गया। बी पर आ जाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस has made remarkable progress in recent years transforming industries from healthcare to finance। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक जर्नल आइडिया दिया जा रहा है। जहां पर भी एक जर्नल आइडिया दिया जा रहा है वो समझ जाइए इंट्रोडक्शन है। दूसरी बात, शुरुआत हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, खुद ब खुद टॉपिक से शुरुआत हो रही है, उसकी जगह पर कोई प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है, कोई अदर वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह है ये शुरुआत करेगा। ठीक है, जैसे हमने बोला राम के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, फिर दूसरे सेंटेंसेस में उसने ये किया था ऐसा बोलते हैं तो राम को रिप्लेस कर देते हैं। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक नाम लिया जा रहा है, प्रॉपर बताया जा रहा है टॉपिक के बारे में, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा। मतलब बी जो है हमारा इंट्रोडक्शन होगा। और मैं आपको कुछ हिंट्स देती हूँ, जहां पर रिमार्केबल प्रोग्रेस लिखा हो इंट्रोडक्शन होगा, रीसेंट ईयर्स लिखा हो इंट्रोडक्शन होगा ज्यादातर केसेस में। ध्यान दीजिएगा, ये सब मैच भी होना चाहिए। ठीक है, कुछ सालों पहले की बात है, ईयर्स अगो लिखा हो तो भी वो हमारा इंट्रोडक्शन होगा। और फिर देखो एक जर्नल आइडिया दे रहा है कि उसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया है, इंडस्ट्रीज को बदल के रख दिया है, चाहे फिर फाइनेंस की बात कर लो या हेल्थ केयर की बात कर लो। तो शुरुआत हमारी बी से होगी। अब तीनों ही ऑप्शन में हमें बी जो है स्टार्टिंग करता हुआ दिख रहा है, मतलब हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाए हैं, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। सी पर आ जाते हैं। वाइल द पोटेंशियल बेनिफिट्स आर इमेंस, द सोसाइटियल इम्प्लीकेशन मस्ट ऑल्सो बी केयरफुली कंसीडर्ड। यहां पर ये बोल रहे हैं उसके हैं कुछ बेनिफिट्स, मान रहे हैं बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ सामाजिक इम्प्लीकेशंस भी हैं, कुछ सामाजिक ऐसे तथ्य भी हैं जिन्हें हम बहुत ध्यान से देखना चाहिए। यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर कुछ सीख दी जा रही है, यहाँ पर कुछ चेतावनी दी जा रही है, यहाँ पर कुछ चैलेंज बताया जा रहा है। जहाँ पर भी कुछ रिजल्ट बताया जा रहा हो, कुछ कंक्लूड दिया जा रहा हो, या कुछ प्रिवेंशंस बताए जा रहे हो कि अभी से सुधर जाइए वरना ये हो सकता है, वो आपकी लास्ट सेंटेंस होना चाहिए। मतलब उसने कंक्लूड कर दिया है, तो सी जो है बेटा वो लास्ट में आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं जिसमें सी लास्ट में, इधर बी और डी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मशीन्स नाउ डायग्नोज डिजीज, मशीन क्या कर लेती हैं, डिजीज डायग्नोज कर लेती हैं, प्रिडिक्ट कर लेती हैं मार्केट ट्रेंड्स को, और इवन ड्राइव कार ऑटोनॉमसली। इसका मतलब है कि कार तक, जो गाड़ियां हैं वो तक खुद ब खुद चल रही हैं। आजकल इतनी जो है फैसिलिटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी एडवांसमेंट्स कर दी हैं। तो देखो 3 बेनिफिट्स बताए गए हैं। अब 3 बेनिफिट के बाद में हमारा ए बच रहा था, उसमें लिखा हुआ दीज एडवांसमेंट्स, मतलब कि इससे पहले कुछ एडवांसमेंट्स बताए गए हैं, तो ये बता दिए ना एडवांसमेंट्स, तो हमारा डी इसके बाद आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए। और इसके हिसाब से हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसी तरीके से आप सेंटेंस अरेंजमेंट को ध्यान देकर करके आना, अटेम्प्ट करके आना। उसके बाद नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। वो बताइए जहां पर स्पेलिंग गलत है, पढ़ के देखते हैं। डिस्पाइट द हैवी रेनफॉल द विलेजर्स रिमेन्ड रेसिलियंट, रेसिलियंट में स्पेलिंग की गलती है, RESILIENT। रेसिलियंट का एक्चुअल मीनिंग तो लचीला होता है, कोई चीज जो ऐसी है, बहुत फ्लेक्सिबल है, जो वापस अपनी जगह पर जैसी होती है हिलती डुलती है फिर अपनी जगह पर आ जाती है, उन सभी चीजों को रेसिलियंट कहते हैं। लेकिन अगर ह्यूमंस के लिए रेसिलियंट यूज होता है तो उन लोगों के लिए होता है जो कितने भी दुखों में हो, कितनी भी दिक्कतों में हो, लौट कर अपनी पुरानी वाली स्थिति पर आ जाते हैं। मतलब जो
जो हिम्मत नहीं हारते हैं, उन जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, उन लोगों के लिए रेसिलिएंट वर्ड यूज होता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए रेसिलिएंट की स्पेलिंग में RESILIENT होगा। स्पेलिंग के साथ साथ मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया, ताकि आप इंटोनिम सिनोनिम में भी अगर ये वर्ड आ जाए तो आप उसे सही तरीके से प्रिडिक्ट कर लें और आंसर कर दें। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हेवी रेनफॉल के बावजूद जो विलेजर्स हैं वो इतने रेसिलिएंट हैं, मतलब दिक्कत होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, वापस दोबारा से अपनी वही स्थिति पा ली, फ्लडिंग के बाद भी, मतलब बाढ़ आने के बाद भी। आजकल देश में ऐसे ही माहौल है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन बता देती हूँ आपको। रेसिलिएंट ए ऑप्शन है हमारा, रेसिलिएंट, ठीक है, जिसमें कि स्पेलिंग इनकरेक्ट। What does the idiom burning the midnight oil mean? मिडनाइट का मतलब होता है रात का वो समय जो 12 बजे से लेके 3 बजे तक का होता है। वहां पर आप क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं ऑयल को। इसका मतलब है कुछ जलाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप कुछ काम कर रहे हैं तभी तो कोई लैंप वगैरह कुछ चीज जलाएंगे। तो जब भी हम रात में कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अपने बिजनेस के लिए कुछ कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो है वेस्टिंग टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स नहीं होगा, वर्किंग लेट इनटू द नाइट, रात में जगकर रात तक काम करना, देर रात तक, फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी नहीं होगा, एंजॉइंग अ लेट नाइट पार्टी भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का सही ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सेलेक्ट द डिनोटेशन ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। The manager was praised for his pragmatic approach to solving problem. प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है क्योंकि उसकी अप्रोच कैसी है, प्रैग्मेटिक है, इसीलिए उसकी तारीफ हुई। प्रेज्ड का मतलब होता है तारीफ होना। अब बात यहाँ पर हुई है प्रैग्मेटिक वर्ड की। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जो इंसान जहाँ पर जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वहाँ पर बिना इमोशन यूज करे फटाफट से डिसीजन ले लेता है। मतलब जो प्रैक्टिकल आदमी होता है उसे कहा जाता है प्रैग्मेटिक सोच वाला इंसान या प्रैग्मेटिक पर्सन। अब यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है उन्हें देखते हैं। आइडियलिस्टिक मतलब होता है जिसके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। प्रैक्टिकल मैंने बताया होना चाहिए। केयरलेस इसका इंटोनिम हो सकता है। इमेजिनेटिव मतलब जो बंदा बहुत ज़्यादा, जो इंसान बहुत ज़्यादा इमेजिन्स करता है, इमेजिनेशंस करता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। उसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रीता सेड, देखो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आपको बदलना है, याद रखो सेड लिखा है, टोल्ड लिखा है, आज लिखा है, तो उसमें क्या करना है आपको, क्योंकि ये पास्ट के वर्ड्स हैं, यहाँ पर जो भी टेंस यूज हुई है उसे एक स्टेप पीछे ले जाइए। जैसे कि हैव फिनिश्ड लिखा है तो इसका मतलब क्या है, हैज़ या फिर हैव प्लस V3 आपको दिख जाए तो वो किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हमें उसको पास्ट परफेक्ट के अंदर बदलना है, एक स्टेप पीछे। पुरानी बात करिए, ठीक है, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, पीछे जाइए, तो हमें उसे पास्ट परफेक्ट में बदलना है। पास्ट परफेक्ट का जो रूल होता है वो होता है हैड प्लस V3। प्रेजेंट का होता है हैज या फिर हैव, सिंगुलर है तो हैज, एक से ज्यादा है तो हैव प्लस V3। अब हम उसे कन्वर्ट करेंगे पास्ट के अंदर तो सिर्फ हैड लगा दीजिए, ठीक है, चाहे फिर एक की बात हो रही हो, एक से ज्यादा की बात कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं, हैड लगा दीजिए प्लस V3। मतलब कि अगर रीता की बात है तो पहले तो शी बनाइए, अगर कोई और राम की बात होती तो उसे ही बनाते। यहाँ पर शी हैड फिनिश्ड आ जाएगा। अब देखते हैं कहीं पर है ऐसा सेंटेंस, शी हैज ही आया है, शी हैड फिनिश्ड, ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। बाकी और पढ़ के देख लीजिए, ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमारा बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आया हो, आपको एक स्टेप पीछे जाकर पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। प्रिविलेज स्पेलिंग सही है, हैरेस की सही है, परस्यू की गलत है। PURSUE, परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को चेज करना, फॉलो करना, किसी चीज को पाने की कोशिश करना। आई एम परस्यूइंग MBA, मैं MBA करना चाहती हूँ, मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं लगी हुई हूँ, ठीक है। जब हम किसी चीज में कुछ कर रहे होते हैं काम तो उसका मतलब होता है परस्यू करना, ठीक है। रिकमेंड की बिल्कुल सही है और स्पेलिंग्स को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि परस्यू की ही रॉन्ग आए, किसी भी स्पेलिंग को गलत स्पेल्ड वर्ड में यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन
टू फिलिंग द ब्लैंक, द साइंटिस्ट ने जो कुछ डिस्कवरी करी थी, डैश न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब होता है जो कि बार बार यूज हो सकती है, ठीक है, जो खत्म नहीं होती। अब साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी डिस्कवरी करी, उसने क्या किया, उसने क्लोज कर दी न्यू अपॉर्चुनिटी, नहीं होगा। ओपन कर दी, हो सकता है। इग्नोर कर दी, नहीं होगा। रिड्यूस कर दी, नहीं होगा। देखो बेटा, पहली बात हो रही है अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटीज की। अगर पॉसिबिलिटीज होती है ना, तो पॉसिबिलिटी कोई भी क्लोज करने की बात नहीं करेगा, कोई इग्नोर करने की बात नहीं करेगा, कोई रिड्यूस करने की बात नहीं करेगा। तो यहाँ ऑटोमेटिकली ओपन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, प्रैक्टिस नहीं भी किया, तो थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है आपको सही करेक्ट आंसर पता चल जाए। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट appropriate set of antonyms of the highlighted word. Scare, स्केर्स का मतलब होता है बेटा किसी चीज की कमी होना, किसी चीज में कमी होना, क्वांटिटी वाइज कमी होना, स्केर्स का मतलब होता है। अब हमें इसके दो एंटोनिम, कमी होना मतलब हमें पता लगाने हैं वो वर्ड जिसका मतलब होता है कमी ना होना, भरपूर होना, ठीक है। तो देखिए, ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन फूड एंड वाटर वर, फेस्टिवल सीजन के समय फूड और वाटर कैसे थे हमें पता लगाना है। वाइल एंटरटेनमेंट ऑप्शंस वर डैश, देखते हैं। अबंडेंट का मतलब होता है भरपूर, खूब होना, किसी चीज में बहुत, बोलते हैं ना बहुत अबंडेंस है, मतलब बहुत ज्यादा है। और प्लेंटीफुल का मतलब भी सेम होता है, किसी चीज की बहुत ज्यादा होना, क्वांटिटी वाइज बहुत ज्यादा होना, तो हम उसे बोलते हैं प्लेंटीफुल है, ठीक है। तो यहां पर हम लगा के देखते हैं क्या ये आ जाएगा। ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन फूड एंड वाटर वर अबंडेंट, वाइल एंटरटेनमेंट ऑप्शन वर प्लेंटीफुल, दोनों ही चीजें भरपूर थी, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। लिमिटेड इसका सिनोनिम है, रेयर भी इसका सिनोनिम है, फ्यू भी इसका सिनोनिम है, मिनिमल भी इसका सिनोनिम है। देखो चार चार सिनोनिम मिल गए स्कैर्स के। एब्सेंट भी हो सकता है और लैकिंग भी हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम है, सिर्फ एंटोनिम ये दो हैं, ठीक है। अबेंडेंट और प्लेंटीफुल मतलब खूब सारा होना, भरपूर होना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। रोहन इज दैट पर्सन हु कंपोज म्यूजिक, जो म्यूजिक कंपोज करता है उसे हम कंपोजर कहते हैं। जो नॉवल लिखता है उसे हम नॉवलिस्ट कहते हैं। जो पेंटिंग करता है उसे हम पेंटर कहते हैं। और जो लिरिक्स लिखता है उसे लिरिसिस्ट कहते हैं। मतलब कि जो गाने होते हैं, जैसे इस बंदे ने जो कंपोजर है उसने तो कंपोज कर दिया, लेकिन लिखा तो किसी ने होगा, तो उसे हम लिरिसिस्ट कहते हैं। लेकिन हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज द B1 मीन्स द कंपोजर। उसके बाद नेक्स्ट है, रीड करना है। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन द 15th सेंचुरी बाय जॉनसन ग्यूटेनबर्ग वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब कि जो इन्वेंशन किया था किसने, जॉनसन ग्यूटेनबर्ग ने जो इन्वेंशन किया था 15th सेंचुरी के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का, वो ह्यूमन हिस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इट अलाउड बुक टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, उसने क्या किया, उसने अलाउ किया कि बुक्स जो है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गई, बहुत ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस्ड हो और कम पैसों में प्रोड्यूस्ड हो। मेकिंग नॉलेज एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब होता है जो चीज़ें अवेलेबल हो, जहाँ तक हम पहुँच सकते हो, एक्सेस हो, जिसका एक्सेस हो। हम बोलते हैं ना कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है या एक्सेस है, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिस चीज़ तक हम पहुँच सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल है, उसे हम बोलते हैं एक्सेसिबल टू अ मच वाइडर ऑडियंस। अब जो हो रहा था प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ज़्यादा बुक लोगों तक पहुँच रही थी। एज अ रिजल्ट लिटरेसी रेट्स इंक्रीज, ऑब्वियसली लिटरेसी, साक्षरता जो है बढ़ती है। उसके बाद आइडियाज स्प्रेड मोर रैपिडली अक्रॉस यूरोप, यूरोप में आइडियाज बहुत बुरी तरह फैलने लग गए। मतलब ऑब्वियसली बुक में जो कुछ लिखा होता था वो दूसरे लोगों तक पहुंचता था, वो पढ़ते थे, उनको आइडियाज मिलते थे, उनकी सोच डेवलप होती थी, ठीक है। द प्रिंटिंग प्रेस प्लेड अ क्रूशियल रोल, बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बनाने में, इंक्लूडिंग द रेनेसेंस एंड द रिफॉर्मेशन। मतलब कि रिफॉर्मेशन का मतलब होता है जो चीज़ दोबारा से फॉर्म हुई, रिफॉर्मेशन बाय अनेबलिंग पीपल टू एक्सचेंज एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली। मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से उसने जो सोसाइटी को एक्सचेंज करने में, नए नए रिफॉर्म लाने में, या फिर रुनेसांस का मतलब होता है, रुनेसांस का मतलब किसी चीज़ का दोबारा से जन्म होना, ठीक है, रुनेसांस का मतलब होता है।
तो रिफॉर्मिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है दोबारा से बनना। उसने क्या किया, लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प की इफेक्टिवली यूज होने में। उसके बाद आते हैं इसके टाइटल पर। द टाइटल बिलो डेट बेस्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ द पैसेज इज, मतलब आपको ये बताना है कौन सा बेस्ट जो है टाइटल आप इसको दे सकते हैं। ग्यूटेनबर्ग एंड द एज ऑफ डिस्कवरी, क्या इसमें सिर्फ ग्यूटेनबर्ग की बात हुई, सिर्फ एक लाइन में ग्यूटेनबर्ग की बात हुई, जॉनसन ग्यूटेनबर्ग की बात हुई, तो ये नहीं होगा। द प्रिंटिंग प्रेस एंड इट्स इम्पैक्ट, प्रिंटिंग प्रेस और उसके क्या इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी के ऊपर। हाँ, पूरे के पूरे पैराग्राफ में हमने यही देखा। द राइज ऑफ द रिनेसेंस अलोन, पुनर्जन्म कैसे, अकेला, खाली एक पुनर्जन्म की बात नहीं है, पुनर्जागरण की बात नहीं हुई है, और भी बहुत सारी बात हुई है। बुक्स अ कॉस्टली ट्रेजर, ये भी नहीं होगा। एक बहुत ही खजाना है कैसा कॉस्टली, वो भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सूट कर रहा है और यही सही भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट इन द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस वॉज, क्या एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा प्रिंटिंग प्रेस का। अ डिक्लाइन इन लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट गिर गई, बिल्कुल गलत, बल्कि बढ़ गई। एंड इंक्रीज इन द स्प्रेड ऑफ द नॉलेज इन द आइडिया, मतलब इंक्रीज हुए नॉलेज जो भी थी लोगों के पास वो फैली और आइडियाज भी फैले, ये सही होगा। द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं होगा। द एंड ऑफ द रेनेसांस नहीं होगा, बल्कि पुनः जागरण हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का सिनोनिम बताइए। मैंने आपको बताया था अभी, एक्सेसिबल का मतलब होता है जो चीज जहां तक हम बहुत आसानी से एक्सेस कर पाए, जिस चीज तक हम बहुत आसानी से पहुंच पाए। रेयर मतलब बहुत कम, कभी कभी। अवेलेबल मतलब जो चीज बिल्कुल अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है। तो एक्सेसिबल और अवेलेबल एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं होगा, हिडन मतलब छुपा हुआ नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है the phrase turning point in the human history in the passage suggests that invention of the printing press, अब बताना है कि जो फ्रेज है टर्निंग पॉइंट था जो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, पैसेज के अंदर, वो सजेस्ट करता है इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बॉट अबाउट अ सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग चैलेंज। क्या लेके आई प्रिंटिंग प्रेस, क्या लेके आया, एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया जो कि बहुत लंबे समय तक चल रहा है या चलेगा। वॉज एन इवेंट ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, एक ऐसा इंपॉर्टेंट, एक ऐसा फ्रेज है जिसका कोई इवेंट है जिसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हैड नो इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे इम्पैक्ट नहीं है। मेड बुक्स मोर एक्सपेंसिव, ये भी नहीं है। तो हमारा ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। बॉट अबाउट अ सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग चेंज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लेके आया और जो कि बहुत लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, लास्टिंग है। उसके बाद नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। The new project was difficult at time, but once he got into the dash, नया प्रोजेक्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट था शुरुआत में, लेकिन एक बार वो उसमें घुस गया तो थिंग्स बिकम ईजियर, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। कौन सा ईडियम सूट होगा? बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है जब आपकी जिंदगी बहुत आसान है, कोई चीज़ जब बहुत आसान होती है तब उसे हम बोलते हैं बेड ऑफ रोजेज। आप देखते हैं कि हम बोलते हैं गुलाब का गद्दा, मतलब गुलाब की सोने की जगह जहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियाँ फैली हुई हैं, तो वहाँ क्या होगा? कोमल कोमल सा होगा, बहुत सॉफ्ट होगा, तो वो नहीं आएगा। स्विंग ऑफ थिंग्स, स्विंग ऑफ थिंग्स का मतलब होता है, आपने पेंडुलम देखा है, वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, तो मतलब झूलना। तो आप आराम से, जब आप बार बार झूल रहे हैं मतलब आप यूज टू हो गए हैं। आपके लिए चीज़ जब बहुत आसान हो जाती है तो उसको में हम यूज करते हैं ईडियम स्विंग ऑफ थिंग्स, ये ऑप्शन हो सकता है। स्टॉर्म इन अ टी कप, टी कप के अंदर आ गई तूफान। अब छोटा सा टी कप है, उसके अंदर तूफान है भी, तो भाई क्या हो गया, है तो टी कप के अंदर ही। तो क्या होता है जब आप किसी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा खींच के बड़ी बना देते हैं, तो हम इस ईडियम को बोलते हैं रेड टेप। रेड टेप का मतलब होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंटल चीज़ें हैं, जब भी कोई ऑफिशियल रूल्स है, रेगुलेशन है, पेपर वर्क है, उसमें जब डिले हो जाता है तब हम रेड टेप बोलते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा स्विंग ऑफ द थिंग्स, मतलब एक बार शुरू हो गया ना फिर तो आना जाना आसान है। स्विंग ऑफ द थिंग्स मतलब पेंडुलम की तरह चीज़ आराम से चलती फिरती रहना। ठीक है, तो फिर हमारा ऑप्शन जो है बी सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट,
सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बतानी है। दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, वो रिजल्ट को बता देंगे। द रिजल्ट आर अनाउंस्ड बाय देम टुमारो। देखो बेटा, सब में टुमारो है, बाय देम है, अनाउंस्ड है, यहां तक हमें दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, दे विल, ठीक है, अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। विल है तो हमें किस में बदल जाएगा, कल होगा, क्योंकि कल की बात हो रही है, हमें कल की बात करनी, फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर विल बी, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय देम टुमारो इज द करेक्ट ऑप्शन। ये डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर आर नहीं आ सकता, हैव बीन नहीं आएगा, और वर अनाउंस्ड बाय देम टुमारो नहीं आएगा, वर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो विल बी, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय देम टुमारो। विल है और उसको पैसिव में बदलना है, तो विल बी लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर से एक पैसेज है, उसे पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू ऑफ आवर टाइम एंड इट क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें अपने सेंटेंस को बदल के बताना है। दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। देखो टुमारो लिखा है, सब में टुमारो ही है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर विल लिखा है और हमें उसे पैसिव में बदलना है। विल के बाद बी लगा दीजिए, पैसिव में बदल जाएगा। द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय देम टुमारो इज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, हमें पैराग्राफ पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज ऑफ आवर टाइम। ठीक है, एंड इट, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ये बहुत ही दिक्कत भरा समय है हमारे समय का। इट डैश, इट क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, अर्जेंट नहीं, इट डिमांड्स अर्जेंट ग्लोबल अटेंशन, इट रिड्यूस अर्जेंट ग्लोबल अटेंशन, इट अवॉइड अर्जेंट। देखो बेटा, डिमांड जो भी चीजें है ना, यहाँ पर अर्जेंट अटेंशन की बात हो रही है, ग्लोबल अटेंशन, कि पूरी जो दुनिया है उसकी अटेंशन चाहिए इस चीज को, तो डिमांड करेगा। डिमांड यहाँ पर सूट हो रहा है, इग्नोर नहीं हो सकता, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप रिड्यूस नहीं कर सकते, और आप अवॉइड नहीं कर सकते हो अटेंशन को। अटेंशन को हम डिमांड करते हैं, क्योंकि अटेंशन किस चीज के लिए चाहिए, क्लाइमेट चेंज के लिए चाहिए। Melting, rising temperature, melting glaciers and extreme weather events are clear indicators of a planet under stress. Human activities such as deforestation का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा जंगलों को काट रहे हैं तो हम उसे कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन। एंड एक्सेसिव यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़ करना फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से मिलते हैं, धरती के अंदर से। जब ज़मीनें खोदी जा रही हैं और फॉसिल फ्यूल्स निकाले जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप ज़मीन में दरार डाल रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, भूस्खलन कर रहे हैं। ठीक है, हैव ग्रेटली डैश द प्रॉब्लम, इस तरीके की चीज़ों ने क्या किया, ग्रेटली सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व करिए नहीं, वॉज द प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा खराब कर दिया है। प्रॉब्लम की बात हो रही है ना, प्रॉब्लम क्या है, अपने आप में एक वर्स चीज है, बुरी चीज है, उससे भी ज्यादा बुरा कर रहे हो तो उसे हम वर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर और सेकंड ऑप्शन आएगा वर्स। उसके बाद प्रिवेंटेड मतलब बचाना नहीं, बचाव, कंट्रोल नहीं, तो हमारा वर्स जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, टू टैकल क्लाइमेट चेंज नेशंस मस्ट अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दैट, सस्टेनेबल का मतलब होता है जिसकी ऐसी चीजें करो ना जिससे कि हमें भी यूज हो जाए और हम आने वाले लोगों के लिए, अपनी आने वाली जनसंख्या, जो भी हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम कुछ छोड़ जाएं। ऐसा नहीं है कि आज हम जी रहे हैं, आज ही हम सारे रिसोर्सेज यूज कर लें और हमने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा, उसे कहते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दैट बैलेंस बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। डिस्ट्रॉय बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेट मतलब चीज़ों को और बिगाड़ देना, अपोज कर देना नहीं हो सकता, तो हमारा बैलेंस जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। बैलेंस बोथ, जब बोथ की बात आ रही है तो बैलेंस ही करोगे ना, बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अच्छा ठीक है, फोर्थ देखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब जिनको बार बार हम बना सकते हैं, ऐसे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन मतलब और जंगल बनाइए, एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज मतलब वो टेक्नोलॉजीज जो हमारी इकोलॉजी को नुकसान ना पहुंचाएं, आर सम स्टेप्स डेट कैन बी, ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, दैट कैन इंक्रीज द डैमेज, देखो पीछे पड़ना, डैमेज थोड़ी ना इंक्रीज कराना है, रिवर्स द डैमेज, जो डैमेज हुआ है उसे दोबारा बदल कर सही कर दे। रिवर्स का मतलब होता है दोबारा करना, मतलब पीछे की तरफ जाना। तो मतलब जो कुछ नुकसान हुए हैं इन सब चीज़ों को अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो हम इस चीज़ को बदल के दोबारा वैसा का वैसा कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होगा मेंटेन, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना नहीं होगा। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं, Ultimately, the fight against climate change require collective efforts and a sense of shared dash for the future. Sense of shared power नहीं आएगा, फ्रीडम भी नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो शेयर करना है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा। वैसे भी ये कंक्लूजन है इस पैराग्राफ का, तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सूट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है जो क्लाइमेट चेंज है वो रिक्वायर कर रहा है, वो चाह रहा है कि हम लोग मिल के जो अपने एफर्ट्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें अपने फ्यूचर के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्पॉट द एरोनियस पार्ट इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी इंसिस्टेड टू गो, देखो इंसिस्ट क्या है, इंसिस्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इंसिस्ट करना किसी को मनाना, ठीक है, इंसिस्ट करना, इंसिस्ट ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। आपने क्या मनाया, अगर मैं बोल दूं शी इंसिस्ट, क्या इंसिस्ट बताना पड़ेगा ना, क्या इंसिस्ट किया है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके बाद में आप टू प्लस वर्ब नहीं लगा सकते, देखो गो भी वर्ब है, उसके बाद आप जेरेंड जरूर लगा सकते हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर है टू गो में, इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो गलत है। आप यहाँ पर गोइंग कर सकते हैं, टू गो नहीं करेंगे। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है, उसमें भी था कुछ ऐसा ही कि कुछ इंसिस्ट की जगह कोई और वर्ड था, डिक्लेयर करना था या कुछ था। आप मेरी कल की वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, अभी मैं भूल रही हूँ, यहाँ पर कोई और वर्ड था तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि उसके साथ में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके का वर्ड था, मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है, बट ठीक है मैं आगे बता दूंगी या फिर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है, वो कौन सा वर्ड था। अगर आपको याद आ जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। टू गो तो गोइंग आ जाएगा, इंसिस्ट गोइंग ऑन द ट्रिप। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, यहाँ पर देखो ए के साथ में बी लगा है, हमें बी ढूंढना है। याद रखिएगा बी को मत करेक्ट करके आना, बी के आगे ए लगा है मतलब ए में दिक्कत हो जाएगी, हमारी दिक्कत तो बी में है ना, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, फंसना मत इस चीज में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट द सेंटेंस इज करेक्ट। अब ग्रामेटिकल एरर पकड़ना है। द मैनेजर एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क during the meeting, encouraging everyone to contribute their ideas freely। यहाँ पर देखिए द मैनेजर emphasized, ये एस ठीक है बेटा, यहाँ पर आप ये मत समझना कि स्पेलिंग गलत है, आप एस भी लगा सकते हैं, जेड भी लगा सकते हैं। एस जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है और अमेरिकन इंग्लिश में जेड है, लेकिन चलता है दोनों चीज़ें। ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, इम्फोसाइज क्या किया है, इम्फोसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, ऑन नहीं आना चाहिए, ज़रूरत नहीं है, इम्फोसाइज के बाद में ऑन की ज़रूरत नहीं है। इम्फोसाइज डायरेक्ट लगाइए, द टीम वर्क ये प्रिपोजिशन है, और यहाँ पर प्रिपोजिशन किसके बाद है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रिपोजिशन। अभी मैंने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, मैनेजर एम्फोसाइज, क्या एम्फोसाइज वर्ब है, लेकिन आपको नहीं पता क्या एम्फोसाइज किया, ऑब्जेक्ट जरूरी है, क्या एम्फोसाइज किया, द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। देखो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर दो क्वेश्चंस आ गए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ गई हैं बेटा। जब भी आप एम्फोसाइज कर रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑन मत लगाइए, ये एक प्रिपोजिशन है, तो यहाँ पर हमारी गलती है, मतलब ए ऑप्शन सही है हमारा, यहाँ हमारी ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segments that contain a grammatical error. बताइए किसके अंदर grammatical error है। She discussed about the project.
डिस्कस्ड, कल जो वर्ड था मुझे याद आ गया, वो डिस्कस्ड था। शी डिस्कस्ड, अब उसने क्या किया, डिस्कस किया है। द प्रोजेक्ट, बेटा अबाउट की जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा लगा हुआ है। शी डिस्कस द प्रोजेक्ट, डायरेक्ट लगाइए। अबाउट द प्रोजेक्ट क्या हो गया, गलत हो गया, तो मतलब कि यहां पर मिस्टेक है, ए में मिस्टेक है, अबाउट की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मैं रोजाना आपको ये वाला क्वेश्चन करा रही हूं क्योंकि ये ऐड हुआ है, हो सकता है आ जाए। देखो, दिस रोड इज नैरोअर देन द हाईवे। हाईवे से क्या है, नैरोअर है। नैरो का मतलब होता है तंग गली या फिर पतली, ठीक है, सकरी जैसे बोलते हैं ना, वो होता है नैरो। ये जो रोड है ये पतली है, किससे, हाईवे से कंपेयर किया है। अब हमें क्या है, पॉजिटिव डिग्री में कंपेयर करना है। ऐसे करना है कि रोड को बुरा ना लगे, ना ही हाईवे को बुरा लगे, इस तरीके से बात करिए। द हाईवे इज नॉट एज नैरो एज दिस रोड। हाईवे उतना नैरो नहीं है जितनी ये रोड है। आप समझिए, मैंने बोला, मैं रोज इस बात को बता रही हूं, आपको ये कैसे पता चलेगा, जब पॉजिटिव आएगा ना, तो याद रखिए आपको बात ऐसे बोलनी है कि दूसरे को बुरा ना लगे। अभी हमें हाईवे से पतली वो गली है, तो गली के बारे में क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, वो गली के उस रोड के बारे में क्या बता रही है, वो रोड के एडजेक्टिव है, नैरोअर मतलब पतला होना उसकी विशेषता है रोड की। अब क्योंकि विशेषता है तो मतलब बहुत अच्छी तारीफ की बात है, आपको लगेगा अरे मैम ये तो बुराई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस रोड के लिए नैरोअर होना, पतला होना तारीफ है उसकी। अब हमने बोला उसकी तारीफ है, लेकिन हाईवे को बुरा ना लग जाए। आप ऐसे बोलिए कि हाईवे बुरा ना माने। तो आपने बोला कि हाँ ये पतली है लेकिन तू भी कोई कम बड़ा नहीं है, तू भी पतला ही है। तो हमने कैसे बोला, द हाईवे इज नॉट एज नैरो एज दिस रोड, उतना नैरो नहीं है। यही हमारा आंसर है। पॉजिटिवली हमने हाईवे को समझा दिया, समझ जा। जैसे बड़ा भाई छोटा भाई होता है, हम क्या करते हैं, अरे तू समझ जा, किसी भी तरीके से समझाते हैं। हमें ऐसे समझाना है कि बड़े भाई को बुरा ना लगे और छोटे भाई को हम खिलौना दे दें। उसके बाद नेक्स्ट है, द हाईवे इज नैरोअर देन दिस रोड, मतलब साफ साफ बुराई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है, मतलब कंपैरिजन कर रहे हो। यहाँ देखो कंपैरिजन है, मतलब कंपैरिजन किसी को पसंद होता है क्या, नहीं होता है। उसके बाद है, दिस इज द नैरोएस्ट, सुपरलेटिव। जब भी ई एस टी लग जाएगा ना, तो समझ जाइए वो सुपरलेटिव है। जहां भी ई एस टी लग रहा है, हो सकता है क्वेश्चन बदल के आ जाए, बताइए सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है। तो याद रखिएगा जिसमें ई एस टी लगेगा वो सुपरलेटिव है। जहां दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा वह कंपैरिजन हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। द हाईवे इज द ब्रॉडेस्ट, ब्रॉडेस्ट जो है बिल्कुल अपोजिट है नैरोअर का, मतलब चौड़ा, ये अपोजिट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दो तीन चीजें बता दी हैं, पॉजिटिव बता दी, कंपैरेटिव बता दी, और साथ ही साथ सुपरलेटिव बता दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। Select the option that is the most appropriate antonym of the highlighted word. The old mansion looked gloomy in the fading light. Gloomy का मतलब होता है बेटा उदास, धुंधला, रोतलू सा जो चीज होती है उन सबको हम ग्लूमी कहते हैं, ठीक है। पैसिमिस्टिक, निराशावादी जो होते हैं, ठीक है। जो जो पुरानी हवेली है, ओल्ड मैंशन है, वो कैसी लग रही है, उदास सी, भयानक सी लग रही है। किसमें, फेडिंग लाइट में, जो धुंधली लाइट पड़ रही है, हल्की सी लाइट पड़ रही है उसमें, या फिर उतरती हुई लाइट में। अब इसका हमें एंटोनिम देखना है, मतलब ये उदास है तो इसका एंटोनिम चेयरफुल हो सकता है। डार्क का मतलब होता है गहरा, ठीक है, तो वो इसका सिनोनिम है ग्लूमी का। सैड का मतलब होता है उदास। ड्रेरी का मतलब भी सेम होता है, उदास होना, निराशाजनक होना, धुंधला होना, डल होना। जैसे बोलते हैं ना, द मॉर्निंग वॉज ड्रेरी, मतलब कि मॉर्निंग जो थी वो बहुत ही उतरती हुई सी थी, बिल्कुल ऐसी थी रोतली रोतली सी, मतलब क्योंकि बादल छाए हुए थे इसीलिए, बिल्कुल सनी नहीं थी, सनलाइटेड नहीं थी, तो हम बोलते हैं इस तरीके के वर्ड्स को यूज करते। तो ग्लूमी का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया चेयरफुल, क्योंकि वो इसका एंटोनिम है। हैप्पी होना, चेयरफुल होना, जॉयस होना, ये सब इसके एंटोनिम है। यहाँ पर हमारे मॉक नंबर 3 कंप्लीट हुआ। कल मैं जो नया मॉक लेके आऊंगी उसमें मैं क्वेश्चंस को और ज़्यादा चेंज करके लेके आऊंगी, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा एडवांस लेवल की हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस ना लाकर मैं और नए टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊंगी जिसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के, और उन्हें प्रैक्टिस कराऊंगी।
थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस उन स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जो कि सीजीएल अपकमिंग सीजीएल देने वाले हैं। इंग्लिश उनकी थोड़ी सी वीक है तो वो अपनी एनहेंस कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।